हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजू कुमार और मैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में सिलेक्ट हूँ 9th मैथ में। मैं आप लोग के लिए इस चैनल पे चाहे बीएड एंट्रेंस की तैयारी करूँ या डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी करूँ, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आप लोग के लिए क्लास लेकर के आता हूँ। किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और क्या आएंगे एग्जाम में, हर तरीके से आपको गाइड करते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो में आप लोग साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, फिजिक्स का, जो पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम नज़दीक में है तो इस वीडियो को भरपूर देखिए और यहाँ से पक्का है कि 2 से 3 नंबर आपको एग्जाम में आने वाला है। चलिए, सवाल है पहला कि कार्य का ऐसा मात्रक। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? क्या जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है, या डाइन होता है? तो कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल होता है। आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताते जाएंगे, ठीक है। आपको अनुभव खुद हो जाएगा कि हमारे पास कितना क्षमता है, ठीक है। साइंस का बेहद ही खास क्वेश्चन टोटल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यानी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इकाई मतलब किस में मापा जाता है प्रकाश वर्ष? तो ये मापा जाता है दूरी के, ठीक है, दूरी। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। इससे क्या मापा जाता है? तो दूरी मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? इकाई बोल सकते हैं इसको, ये शॉर्ट में ऐसा ही बोल दिया जाता है कि पारसेक क्या ऐसा मात्रक क्या है। इसकी राइट आंसर की बात करें तो ये भी जो पारसेक है वो दूरी में ही मापा जाता है। इसका भी ऐसा मात्रक दूरी होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। जितने भी ये बताएं बिल्कुल सही होगा। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है। देखिए क्वेश्चन में है कि समान, ठीक है, समान होता है मतलब शून्य में बोल सकते हैं या निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है? क्या वेग होता है, त्वरण होता है, द्रव्यमान होता है या बल होता है? राइट आंसर की बात करें तो द्रव्यमान जो होता है वो समान होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वात यहाँ पे बोल सकते हैं शून्य, यानी जहाँ पे हवा नहीं होना चाहिए, जिस जगह को निर्वात कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 N यानी न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान क्या होगा? तो त्वरण ए बराबर जो होता है आपके पास वो होता है बल और बट्टा द्रव्यमान होता है, ठीक है। बल बट्टा द्रव्यमान, इधर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अगर हम बल कितना दिया, 5 न्यूटन है, ठीक है, और आपके पास द्रव्यमान कितना दिया, वो 2, तो 5/2 करेंगे, काटेंगे तो 2.5 और त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन की बात करें ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा छुप गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल हम आप लोग को बताते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट प्रक्षेपण जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जरा बताएं फटाफट से। क्या ऊर्जा संरक्षण, बरौनी प्रमेय, या एवोगाड्रो, या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है रॉकेट, ठीक है, रॉकेट करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और ये न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुरूप होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होता है। रॉकेट में एक दहन कक्ष होता है जिससे नीचे की ओर तेजी से आग निकलती है और दबाव पड़ता है तो आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से और देखिए सवाल क्या बोला है कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 7, इसकी राइट आंसर बताना है। बहुत अच्छा, तो देखेंगे, ध्यान से समझिएगा कि अगर मनुष्य का भार पृथ्वी पर 60 kg है, ठीक है, तो चंद्रमा पर जो होगा वो 1/6 होता है। कितना? 1/6। काटेंगे तो 10 kg का हो जाएगा चंद्रमा पे। उसी प्रकार से अभी जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा कि टोटल कितना है, पृथ्वी पे कितना था 600 और चंद्रमा को पूछा है तो कितना होता है, 1/6 भाग होता है। काटेंगे तो क्या बार में कट जाएगा, 100 बार में, यानी कितना होगा उसका? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है कि जड़त्व या घूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होगा? ये तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया गया, आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि जड़त्व गुण और कोणीय त्वरण का गुणनफल को क्या कहते हैं? तो ये टॉर्क कहा जाता है, टार्क कहा जाता है, ठीक है। जड़त्व गुण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को टार्क कहा जाता है। याद नहीं हो रहा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वीडियो को फिर से रिप्लाई कर लीजिएगा, मतलब फिर से शुरू से देख लीजिएगा, टोटल ऑप्शन से ही आपको याद हो जाएंगे। एक बीकर में यानी एक बर्तन में, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? बिल्कुल ये आप रियाज किए होंगे कि अगर एक कोई बर्तन है और बर्तन में क्या है, पानी है, पानी में क्या कर रहा है, तो बर्फ तैर रहा है इसमें, ठीक है।
और जब बर्फ पूरी तरीके से पिघल जाएगा तो क्या पानी का लेयर बढ़ेगा घटेगा या घटेगा, क्या होगा? इसकी राइट आंसर की बात करें तो पानी का लेयर उतना ही रहता है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री पे होता है? क्या 100 डिग्री पे? नहीं, 100 डिग्री पे पानी क्या करता है तो खौलता है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, 4 डिग्री पे पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। 0 डिग्री पे तो जम जाता है, वो बर्फ बन जाता है, माइनस में तो बर्फ ही रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा कनकन हो जाता है। ठीक है ना, ठंडा जिसको कोल्ड बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहता है? ठीक है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहता है? क्या आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व? 11 नंबर क्वेश्चन का तो ध्यान देंगे। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहता है? तो ये जो परिवर्तित रहता है वो इसका घनत्व परिवर्तित रहता है, मतलब बदल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग, ठीक है ना, समुद्र में प्लावन, जो प्लावन यानी समझ सकते हैं नीचे से जो ऊपर की ओर ढकेलते रहता है, तो समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का यानी समुद्र में जो बर्फ होंगे वो चलते रहता है। ठीक है, का कितना भाग समुद्र की सतह पर उठा रहा है? कितना उठा रहा है, ये क्वेश्चन है, राइट आंसर बताना इसको। बहुत अच्छा, तो 1/10 भाग, यानी 10 भाग में मात्र 10 भाग नीचे रहता है और 1 भाग ही ऊपर रह जाता है। जैसे अगर एक पानी है तो आप देखेंगे कि कोई मनुष्य तैरता रहता है तो सिर्फ उसका सिर ऊपर रहेगा, ठीक है, गर्दन से, और पूरा शरीर का उसका भाग जो रहेगा सब पानी में रहता है। तो उत्प्लावन बल के नियम से संबंधित है। ठीक है, आपको याद रखेंगे कि समुद्र में अगर बर्फ है, बर्फ तैर रहा है तो उसका क्या भाग, तो 10 भाग नीचे है, में से 1 भाग ऊपर खाली दिखलाई देगा, बाकी भाग नीचे होता है। कभी कभी महासागरों में जहाज जो है वो जहाज जो है ये बर्फ के टकरा जाने की वजह से भी कई बार उलट गया है। और आप लोग पढ़े होंगे टाइटैनिक इसी का शिकार हुआ था, उस पर भविष्यवाणी भी किया गया था कि कभी भविष्य में डूब नहीं सकता, लेकिन कहा गया है ना कि ईश्वर के विरुद्ध में कभी कोई चीज़ सफल नहीं हो पाता है। अगला सवाल है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन है, ठीक है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से यानी कलम से आप बोल सकते हैं, स्याही, उसके जो स्याही इंक होता है वो निकलने लगता है, क्यों? वायु दाब की कमी हो जाती है, क्या वायु दाब की वृद्धि हो जाती है, या स्याही का आयतन में वृद्धि के कारण, या अत्यधिक भार के कारण? तो देखिए जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वायु दाब यानी हवा की मात्रा घटते जाती है। ठीक है, तो वायु दाब की कमी होती है जिसके वजह से जो है वो पेन से स्याही क्या होने लगता है, निकलने लगता है। इसलिए वहाँ पे पेन वाला स्याही वाला पेन हवाई जहाज में नहीं ले जाने दिया जाता है। ऐसे नॉर्मल मंडल में समताप मंडल में चलता है, और नीचे जो हेलीकॉप्टर जो होते हैं जो जिसमें डायना लगा रहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो नीचे स्रोत पे चलते हैं। जो एरोप्लेन होते हैं उस पर दिक्कत होता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? एक घड़ी है, ठीक है, 12, 3, 6 और 9, इसमें एक चाबी दिया रहता है, चाबी को ऐड दिया जाता है। तो सवाल को ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसमें दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, आपको पता करना कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा स्थित रहती है। तो अगर चाबी भर के छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें कौन सा ऊर्जा स्थित रहता है? तो देखिए स्थिति की ऊर्जा रहता है, क्योंकि एक बार चाबी को ऐड देने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो स्थिर हो गया, तो स्थिति ऊर्जा। लेकिन अगर बोलेगा कि चाबी की घड़ी में उसमें जो कंटा लगे रहते हैं, इसको जो बोलते हैं, ठीक है, इसमें कौन सा, तो ये घूमते रहेगा तो गतिज हो जाएगा, अगर स्थिर है तो स्थिति ऊर्जा। इस पर से हम आप लोग को थोड़ा समझाते हैं कि एक तालाब है और तालाब में जो पानी है वो तो पानी स्थिर है, तो एक तालाब वाले पानी में स्थितिज ऊर्जा, लेकिन एक नदी है और नदी में पानी बह रही है तो वो गतिज ऊर्जा, क्योंकि नदी में पानी रुकता नहीं है, क्या करते रहता है, तैरते रहता है, चलते रहता है। तो अब कन्फ्यूजन नहीं होंगे भविष्य में। चलिए आगे देखते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम यानी दही निकालने में, ठीक है, कौन सा बल लगता है ये बताना आप लोग को। ऑप्शन पता चल रहा है, ऑप्शन में बोलने की जरूरत नहीं है, ध्यान देंगे। क्या अपकेंद्री बल लगता है, अभिकेंद्री बल? तो ये लगता है अपकेंद्री बल लगता है, ठीक है ना। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल लगता है दूध से दही निकालने में, नहीं क्रीम निकालने में, याद रखेंगे। अगला सवाल है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? चाहे अगर आप लिफ्ट में बैठे हो तो, ठीक है, या आप बड़ा सा झूला झूल रहे हो तो, ठीक है, इसमें आप रियलाइज किए होंगे
रियलाइज किए होंगे झूला वाला में आप लोग जरूर, कि व्यक्ति जब नीचे से ऊपर जाता है तो भार उसको अधिक मालूम होता है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो उसका भार कम प्रतीत होता है। उसी प्रकार से लिफ्ट में है, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो भार अधिक होगा, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो भार एकदम कम प्रतीत होता है। ठीक है, तो अब हम इतना हिंट्स कर दिए, आप लोग जरूर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ठीक है, तो भार अधिक मालूम होगा, और जब नीचे आ रही तो भार कम मालूम होगा। अगला सवाल है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती है। वर्षा जो होती है तो उसके बूंदे गिरने के बाद क्या हो जाते हैं, तो गोलाकार हो जाता है, गोलाकार हो जाते हैं वर्षा की बूंदें। आखिर इसका होने का क्या कारण है? क्या सतही तनाव के कारण होता है? सतही जिसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ तनाव। देखिए कभी कभी लैंग्वेज जो है ना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सतही यानी क्या होता है, इसको पृष्ठ बोलते हैं। पृष्ठ मतलब सतह, और सतह मतलब सतही हो जाता है, तो पृष्ठ मतलब ही सतह होता है। क्या पृष्ठ तनाव के कारण होती है, या वायु के वातावरण घर्षण के कारण, या गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, या वर्षा जल की श्यानता कारण? इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा। सतही जिसको बोल सकते हैं पृष्ठ नौ। तो पृष्ठ नौ का बताया गया कि कोई भी द्रव जो होंगे वो न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल घेरना चाहता है, जिसकी वजह से उसकी आकृति कैसी हो जाती है, गोलीय हो जाती है। चलिए बने रहेंगे वीडियो में, बेहद ही खास क्वेश्चन है। तेल दीप की बत्ती में, तेल यानी जैसे आप समझ सकते हैं कि लालटेन को आप देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें जो होता है, उसमें बत्ती में क्या, तो तेल ऊपर चढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया कि तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, क्यों? क्या दाब अंतर के कारण होता है, केशिका क्रिया के कारण होता है, या तेल की निम्न श्यानता के कारण होता है, या गुरुत्वीय बल के कारण होता है? इसके राइट आंसर की बात करें तो केशिका क्रिया के कारण जो होती है वो तेल की दीप में तेल की बत्ती जो होती है वो ऊपर चढ़ जाता है तेल दीप में। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए दिया हुआ है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित है। आर्किमिडीज जो है वो किससे संबंधित है, मतलब आर्किमिडीज कहाँ के वैज्ञानिक थे? क्या ब्रिटेन के, जर्मनी के, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या ग्रीस के थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसकी राइट आंसर की बात करें तो ग्रीस से थे महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर देते जाएंगे, और लास्ट में जो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और किस टाइप का आपका क्वेश्चन चाहिए। ऐसे हम छाट के आप लोग को लाने का प्रयास कर रहे हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट हो, जो बार बार पूछा जाने की संभावना है, पूछता है, वही सवाल आप लोग को देने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों का पास शेयर भी कर दीजिए। ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? हाँ, ये बड़ा कन्फ्यूजन सा सवाल होता है, विद्यार्थी बड़ा कन्फ्यूजन होते हैं। चलिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो ध्वनि तरंगे, देखिए ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? क्या अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अपगामी होते हैं, या द्वितीय चुंबकीय होते हैं? तो कहने का मतलब हुआ कि ध्वनि अगर एक जगह से निकलती है तो चारों तरफ फैल जाती है, ठीक है, पीछे भी चारों तरफ फैल जाती है। तो कैसा होगा? अनुदैर्ध्य हो जाएगा। और अनुप्रस्थ का मतलब हुआ, ध्यान दें, अगर यहाँ पे एक टॉर्च है आपके पास, हम समझा देंगे आपको, जीवन में कभी गलती नहीं होगा। ये मान लेते हैं टॉर्च है, और टॉर्च अगर रोशनी मारेंगे तो रोशनी सिर्फ कहाँ जाएगा? तो सीधी रेखा में जाएगा, तिरछा टेढ़ा मेढ़ा नहीं कटेगा, तो सीधा जाएगा तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। अगर चारों तरफ फैल जाएगा तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा। तो ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य, यानी चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन एक सीधा टॉर्च का रोशनी मारेंगे तो सीधा जाएगा, अनुप्रस्थ होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से थोड़ा सा कन्फ्यूजन, क्वेश्चन कट गया है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बोलते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, यानी ध्वनि सबसे अधिक किस में चल पाता है? क्या वायु में, निर्वात में, जल में, या इस्पात में? तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, आप जानेंगे ध्वनि। और ध्वनि मतलब होता है आवाज़। क्या होता है? आवाज़। और आपको पता है कि आवाज़ को चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। किसकी? माध्यम की। तो कन्फर्म है कि निर्वात में हो नहीं सकता है, ठीक है। निर्वात मतलब होता है जहाँ पे हवा नहीं है। क्या वायु में, जल में, या इस्पात में? तो याद रखिएगा ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होता है ठोस में। किस में होता है? ठोस में। फिर उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद होता है गैस में। तो यहाँ पे देखेंगे कि वायु क्या है, तो वायु गैस है। अच्छा, जल द्रव्य है, और इस्पात क्या है? इस्पात मतलब लोहा बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये ठोस है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। याद हो गया? सबसे पहले क्या होता है किसमें? तो ठोस में, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद गैस में होता है ध्वनि की चाल। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अगला सवाल है
वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, जरा बताइए। तो वायु में ध्वनि का चाल जो होता है ना वो 332 मीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 332 मीटर की चाल से चलता है प्रकाश। आपको पता होगा कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है और वहां से प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकेंड यानी 16 सेकेंड का समय लगभग लग जाता है। चलिए 2-3 क्वेश्चन और है, हम फटाफट से करवा देते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन ही पता नहीं चल रहा है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ क्वेश्चन पता चल गया। सोनार लिखा हुआ है। सोनार का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है, यानी किन लोग करते हैं सोनार? तो क्या अंतरिक्ष द्वारा, डॉक्टर द्वारा, इंजीनियर द्वारा, नौ संचालकों द्वारा? तो सोनार का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। ठीक है, सोनार एक प्रकार का मतलब जहाज की जैसा होता है, पानी जहाज की, उसमें एक ध्वनि छोड़ा जाता है और नीचे अगर समुद्र के नीचे गहराई में किसी वस्तु से सतह से जहाज से डूबा हुआ रहता है उसे टकरा करके प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है तो उसे छानबीन कर लिया जाता है। तो समुद्र में जो गहराई में कुछ डूबे रहते हैं तो नौ संचालक द्वारा यानी सोनार के माध्यम से पता कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। केल्विन मान लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है लगभग? देखिए आप लोगों को पता होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में, 98.6 होता है फ़ारेनहाइट में और केल्विन में 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान। याद रखेंगे, तीनों में से वो क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है। और आज का आखिरी सवाल है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस ताप पर उबलने लगता है? तो आपको पता होगा कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करने लगता है, खौलने लगता है। लेकिन पहाड़ पे बोला तो पहाड़ पे जैसे पहाड़ होता है तो ऊंचाई पे होता है, एक होता है पहाड़ी, ठीक है, तो पहाड़ी नीचा हो गया स्थान और पहाड़ मतलब जो काफ़ी ऊंचा होता है। तो ऊंचा जाएंगे तो वायु दाब क्या होता है वहाँ पे कम जाता है, तो कम जाता है तो क्या हो जाएगा, क्या जल्द होगा कि नहीं होगा? तो 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे ही क्या होने लगेगा, पानी उबलने लगेगा। कहाँ? तो पहाड़ों पे। कैसा लगा आज का क्लास और जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम, उसी टाइप का वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।